जब भी कोई स्टूडेंट बायोलॉजी चूज करता है तो उनके दिमाग में एक ही सपना होता है, एमबीबीएस करना और डॉक्टर बनना। लेकिन सच यह है कि हर साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं और सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीट मिलती है। उसमें भी सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है। मतलब हर 20 में से सिर्फ एक स्टूडेंट का सपना पूरा होता है। अब सोचिए, जो बाकी 19 स्टूडेंट्स हैं उनका क्या बायोलॉजी चूज करने का मतलब सिर्फ एमबीबीएस है? क्या बाकी सारे बायोलॉजी बेस्ड करियर्स कम इम्पोर्टेंट या कम सक्सेसफुल हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं बल्कि नीट के अलग अलग स्कोर और रैंक रेंजेस के हिसाब से आपको रियलिस्टिकली कौन से कोर्सेज और कॉलेजेस मिल सकते हैं वो भी बताएंगे। साथ ही अगर एमबीबीएस ना हो पाए तो बायोलॉजी के और कौन से स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी हम 6 आसान कैटेगरीज में समझेंगे। तो अगर आप नीट के बाद अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करियर साथी, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू करियर गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। मैं हूं मनु साकुनिया, एक करियर काउंसलर जिसने पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को करियर डिसीजंस लेने में गाइड किया है। मैं यहाँ हूँ करियर डिसीजन मेकिंग को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए, ताकि आप अपना सही करियर कॉन्फिडेंटली चूज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर नीट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक रियलिटी चेक से और समझते हैं एमबीबीएस में हो रहे कंपटीशन। हर साल करीब 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, लेकिन एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट्स सिर्फ 55,000 से लेकर 57,000 के आसपास होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस करना बहुत महंगा होता है। कई जगहों पर इसका कुल खर्चा 60 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर आप सोचते हैं कि यूपीएससी क्रैक करना टफ है तो याद रखिए, नीट में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पाना भी कुछ कम नहीं है। लाखों एस्पिरेंट्स एमबीबीएस का सपना लेकर तैयारी करते हैं, पर हर 40 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1 को गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलती है। बाकी स्टूडेंट्स के पास 3 ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला, रिपीट या ड्रॉप ईयर लेना। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो तो। और तीसरा, ऑल्टरनेटिव करियर्स एक्सप्लोर करना, मेडिकल या बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड में या किसी और में। इसलिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एमबीबीएस पर ही फोकस ना करें। आपको पैरेलल प्लान भी जरूर बनाने चाहिए, प्लान बी और प्लान सी, जो आपके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करे। ये सिर्फ कंपटीशन के नंबर्स नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। अगर आप इस रियलिटी को समझकर स्मार्ट डिसीजन लेंगे तो आप डिसअपॉइंटमेंट से बच सकते हैं और अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर पाथ डिजाइन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि नीट स्कोर से हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। नीट एग्जाम में स्कोर आने के बाद स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इस स्कोर पे मुझे कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं होता, क्योंकि हर साल कट ऑफ बदलती रहती है, पेपर की डिफिकल्टी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन एक अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देता हूँ कि किस स्कोर और रैंक रेंज में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आपका स्कोर 700 से ऊपर है या आपका रैंक ऑल इंडिया टॉप 200 में आता है तो आप इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे एम्स दिल्ली, जिपमर पुडुचेरी और सीएमसी वेल्लोर। यह लेवल के कॉलेजेस में हर साल पूरे देश के टॉप 1% से भी कम मेडिकल एस्पिरेंट्स ही पहुंच पाते हैं। अगर आपका स्कोर 680 से 700 के बीच है या आपकी रैंक 200 से 1000 तक आ सकती है तो आपको एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली या चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे एक्सीलेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। 650 से 680 के बीच के स्कोर्स पर जनरली रैंक 1000 से 5000 के बीच आ जाती है और AIQ कोटा के तहत आपको अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस मिल सकता है, जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। अगर आपका स्कोर 600 से 650 के बीच है तो आपको स्टेट कोटा के थ्रू अपने राज्य के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट मिलने की संभावना रहती है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए यह एक कॉम्पिटिटिव रेंज है।
550 से 600 में आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस या फिर कुछ टॉप आयुष कोर्सेज जैसे बीएएमएस, बीएचएमएस मिल सकते हैं, स्पेशली अंडर स्टेट कोटा। 500 से 550 में आपको वेटरनरी साइंस, आयुष कोर्सेज जैसे बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस मिल सकता है, लेकिन यहाँ फीस काफी ज्यादा होती है। 400 से 500 के बीच के स्कोर्स पर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ईयरली फीस 15 से 25 लाख तक जा सकती है। इस रेंज में आपको प्राइवेट बीडीएस, प्राइवेट आयुष और नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज भी एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर आपका स्कोर 400 से नीचे है तो एमबीबीएस की पॉसिबिलिटी कम है। ज्यादातर लोअर रैंक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही कंसीडर करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके पास कई अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, लैब टेक, क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ जैसे ऑल्टरनेट करियर ट्रैक्स। एक बार फिर याद दिला दूं, हर साल कट ऑफ्स बदलते हैं, इसलिए स्कोर्स के साथ साथ रैंक्स पर भी ध्यान दें। जो स्कोर इस साल 550 है वो अगले साल 580 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और अवेयरनेस दोनों बनाए रखनी चाहिए। अब हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं जो बायोलॉजी सब्जेक्ट एंजॉय करते हैं लेकिन नीट के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बायोलॉजी फील्ड में कई करियर ऑप्शंस मौजूद हैं जिन्हें हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस सबसे पॉपुलर और कंपेटिटिव ऑप्शन है। इसको परस्यू करने के लिए नीट में टॉप रैंक्स की जरूरत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल्टरनेट मेडिसिन कोर्सेज की। नीट के जरिए ही कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन कोर्सेज में भी एडमिशन होता है जो कि ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम्स पर आधारित है। इनका स्कोप रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में बढ़ रहा है। इसमें आते हैं ये कोर्सेज: बीएएमएस आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम; बीएचएमएस होम्योपैथी, होम्योपैथिक दवाओं द्वारा ट्रीटमेंट; बीयूएमएस यूनानी, यूनानी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड मेडिसिन; डीएनवाईएस नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, योग और प्राकृतिक चिकित्सा; बीवीएससी एंड एएच यानी वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों के हेल्थ केयर से जुड़ा फील्ड। फिर हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। ये वो कोर्सेज हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन है। इन प्रोफेशनल्स की डिमांड हर हॉस्पिटल और क्लिनिक में होती है। इसमें आते हैं ये कोर्सेज: बीएससी नर्सिंग, पेशेंट केयर और हॉस्पिटल ड्यूटी से जुड़ी फील्ड; बैचलर ऑफ फार्मेसी, मेडिकल प्रिपरेशन और डिस्पेंसिंग, दवा बनाने और दवा देने का काम; बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजिकल रिहेबिलिटेशन और थेरेपी; मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लैब टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक्स; बीएससी रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे एक्सरे, एमआरआई; बीएससी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, सुनने और बोलने से जुड़ी समस्याओं का इलाज। कुछ कॉलेजेस इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट स्कोर को कंसीडर करते हैं और कुछ अपने इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम्स या क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऑल्टरनेट पॉपुलर एंड फास्ट ग्रोइंग करियर्स की। ये करियर्स हेल्थ और वेलनेस से जुड़े होते हैं और इनकी डिमांड आज के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण तेजी से बढ़ रही है। इसमें आते हैं ये कोर्सेज: क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी का इलाज; काउंसलिंग साइकोलॉजी, लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे करियर, रिलेशनशिप और बिहेवियर से जुड़ी काउंसलिंग; डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, डाइट और न्यूट्रिशन से हेल्थ इंप्रूव करना; ऑक्यूपेशनल थेरेपी, किसी इंजरी या डिसेबिलिटी के बाद रिकवरी में हेल्प; स्पीच थेरेपी, स्पीच और कम्युनिकेशन से जुड़े चैलेंजेस का ट्रीटमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं एलाइड साइंसेज एंड रिसर्च बेस्ड करियर्स की। ये ऑप्शंस रिसर्च, टीचिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन से जुड़े हैं। इन फील्ड्स में साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और लैब वर्क में इंटरेस्ट जरूरी है। इसमें आते हैं ये कोर्सेज: बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट में बायो सॉल्यूशंस; माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्शन कंट्रोल की स्टडी; बायोकेमिस्ट्री, शरीर के अंदर होने वाली केमिकल प्रोसेसेस को समझना; बॉटनी एंड जूलॉजी, प्लांट्स और एनिमल्स की डिटेल्ड स्टडी; एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड फूड प्रोसेसिंग जैसे एरियाज इसी फील्ड में आते हैं; एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी,
नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा काम। और आखिरी में हम बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में इमर्ज हो रहे कुछ न्यू एज करियर्स की। अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न और इमर्जिंग करियर ऑप्शंस की, जो हेल्थ केयर को सिर्फ साइंस नहीं, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी से भी जोड़ते हैं। इसमें आते हैं ये कोर्सेज: हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स को मैनेज करने का काम; पब्लिक हेल्थ, पूरे समाज की हेल्थ से जुड़े पॉलिसीज और प्रोग्राम्स; हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स और मेडिकल डेटा साइंस, हेल्थ केयर से जुड़े डेटा को समझना और उस पर काम करना; पब्लिक पॉलिसी इन हेल्थ केयर एक्सेस और इम्पैक्ट को लेकर पॉलिसीज बनाना। अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है और आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं बल्कि इन सभी करियर ऑप्शंस में भी मीनिंगफुल और रिवॉर्डिंग करियर बनाया जा सकता है। वैसे इनमें से कई सारे करियर ऑप्शंस जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को मैं अपने एक पुराने वीडियो में डिटेल में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। और अगर इनमें से कोई ऐसा करियर है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं या कोई और बायोलॉजी बेस्ड करियर है जो आपने सुना है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं दो सबसे कॉमन सवालों की जो अक्सर मेडिकल एस्पिरेंट्स पूछते हैं। पहला, क्या ड्रॉप लेना चाहिए? देखिए, अगर आपका स्कोर 550 के आसपास है तो एक ड्रॉप ईयर लेना सोच सकते हैं, क्योंकि इन जनरल स्टूडेंट के मार्क्स अगले अटेम्प्ट में +50 या -50 के आसपास ही वेरी करते हैं। यानी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 550 स्कोर किया है तो मेहनत करके अगले साल 600 या 620 तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। लेकिन अगर आपका स्कोर 450 या उससे भी कम है तो ऑनेस्टली ड्रॉप लेना ज्यादा फायदा नहीं देगा, क्योंकि स्कोर में इतना स्टीप जंप आना रेयर होता है। हाँ, और एक और बात, मेडिकल एजुकेशन वैसे ही बहुत लंबी होती है तो बहुत ज्यादा गैप लेना एडवाइजेबल नहीं होता। पर्सनली मैं 2 अटेम्प्ट से ज्यादा रेकमेंड नहीं करता। फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि क्या हमें एमबीबीएस के लिए विदेश पढ़ने जाना चाहिए। पहले इंडिया से कई स्टूडेंट्स रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में एमबीबीएस करने जाते थे, क्योंकि वहां एजुकेशन कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होती थी। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। यूक्रेन वॉर और रशिया सैंक्शंस जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ने अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। फिर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी की लेटेस्ट गाइडलाइंस और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम एफएमजी का हाई फेलियर रेट ने इस रूट को और टफ बना दिया है। एनएमसी की नई गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ वही फॉरेन मेडिकल प्रोग्राम्स इंडिया में वैलिड माने जाते हैं जो 4.5 साल की अनइंटरप्टेड क्लासरूम एजुकेशन के बाद उसी देश और कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 12 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की वजह से अभी केवल नेपाल और बांग्लादेश जैसे कुछ देशों के सिलेक्टेड प्रोग्राम्स ही एनएमसी कंप्लायंट माने जाते हैं। पर बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है, इसलिए फिलहाल नेपाल ही एक रिलेटिवली सेफ और एनएमसी कंप्लायंट ऑप्शन बचता है। तो अगर आप फॉरेन एमबीबीएस की सोच रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च जरूर करें, सिर्फ लो फीस देखकर डिसीजन ना लें। अब हम बात करते हैं उन 2 धारणाओं की जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स को डॉक्टर के अलावा बाकी ऑप्शंस में जाने से रोकती हैं। जब भी कोई स्टूडेंट बायोलॉजी चूज करता है तो उसका एक ही अल्टीमेट गोल होता है, एमबीबीएस करना और डॉक्टर बनना। लेकिन इस रास्ते के अलावा भी बहुत सारे प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनके बारे में सोचते ही नहीं। आखिर क्यों? इसके पीछे 2 मेजर गलतफहमियां होती हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 1, रिसर्च करियर्स में जिंदगी लग जाती है लेकिन मेडिकल एजुकेशन कंपैरेटिवली जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ये एक कॉमन मिथ है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि रिसर्च और एलाइड साइंसेज में करियर बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, जबकि रियलिटी में मेडिकल फील्ड का रास्ता भी काफी लंबा होता है। सोचिए, एमबीबीएस खत्म होने के बाद भी आपको एमडी या एमएस और सुपर स्पेशलिटी करना पड़ता है, तब जाकर आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हैं। इस पूरी जर्नी में 10-12 साल आसानी से लग जाते हैं अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का ड्यूरेशन भी काउंट करें तो। वहीं अगर रिसर्च और एलाइड साइंसेज की बात करें तो अगर आप बीएससी, एमएससी और पीएचडी का पाथ चूज करें तो आपका करियर 8 से 10 साल में बन सकता है, क्योंकि कई टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इंटीग्रेटेड बीएससी, एमएससी या एमएससी पीएचडी कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो मतलब साफ है,
मेडिकल और रिसर्च फील्ड्स दोनों डिमांडिंग है, लेकिन ड्यूरेशन का गैप उतना ज्यादा नहीं होता जितना स्टूडेंट सोचते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मिसकंसेप्शन की। पैरामेडिकल फील्ड्स में पैसा नहीं है। ये भी एक फ्लॉड एजम्पशन है। पैरामेडिकल फील्ड्स का स्कोप और डिमांड दोनों हाई है, लेकिन स्टूडेंट्स इस फील्ड को सिर्फ एक लो इनकम सपोर्टिव रोल के तौर पर देखते हैं। हाँ, इनिशियली शायद सैलरी लिमिटेड हो, लेकिन अगर आप में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है और आप फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं, जैसे कोई फिजियोथेरेपिस्ट विद सेलिब्रिटी क्लाइंट्स या एक डाइटिशियन इन्फ्लुएंसर, तो आप टॉप इनकम ब्रैकेट्स तक पहुंच सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स के बिना कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो नर्सिंग हो, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी या लैब टेक्नोलॉजी, इन सब का रोल क्रिटिकल होता है। सो अगर आप अपने प्रोफेशन में मास्टरी लाते हैं और अपने नाम को एक ब्रांड बना लेते हैं, तो स्काई इज द लिमिट। आपका एम होना चाहिए सिर्फ सेफ करियर चुनना नहीं, बल्कि वो फील्ड चुनना जहां आप शाइन कर सकें, चाहे वो रिसर्च हो, पैरामेडिकल हो या मेडिकल। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब तक हमने यह समझा कि बायोलॉजी बेस्ड करियर सिर्फ एमबीबीएस तक सीमित नहीं है। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो आपके पास कई शानदार करियर ऑप्शंस हैं, चाहे वो पैरामेडिकल हो, साइकोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या पब्लिक हेल्थ जैसी नई फील्ड्स। अब सवाल यह है कि आप क्या करें। सबसे पहले खुद से ईमानदारी से सवाल पूछे कि क्या मुझे सच में एमबीबीएस करना है या मैं बस पीयर प्रेशर की वजह से उस राह पर चल गया हूँ। फिर यह पूछे कि क्या मैं अदर बायोलॉजी बेस्ड करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन हूँ, और ये भी पूछे कि क्या मैं सिर्फ एक जॉब चाहता हूँ या एक ऐसा करियर जो मेरे इंटरेस्ट से मैच करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हैं, तो कोई बात नहीं, यह कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए आपको सही स्टेप्स लेने होंगे। करियर असेसमेंट, एक्सपर्ट गाइडेंस और सही इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन को आसान और सही बना सकती है। सो डोंट जस्ट रन बिहाइंड वन गोल, एक्सप्लोर कीजिए, समझिए और फिर अपना रास्ता चुनिए। एमबीबीएस एक रास्ता हो सकता है, लेकिन बायोलॉजी से जुड़ने के और भी कई मीनिंगफुल और रिवॉर्डिंग रास्ते हैं, जो आपको ना सिर्फ एक अच्छा करियर देंगे बल्कि जिंदगी में सेटिस्फेक्शन और पर्पस भी देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और करियर गाइडेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अपना सही करियर फाइंड करने में गाइडेंस चाहिए तो आप करियर काउंसलिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी करियर जर्नी को सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करूंगा। विद यू ऑन योर जर्नी टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल करियर।